नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, जो लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट के विषय में तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हुए हैं, मैं उन सब लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करें। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो होता है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में अपने आप को अगर बेहतर रूप से प्रदर्शित कर लें तो एग्जामिनर की नजर में आप एक बेस्ट पर्सन हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सारी चीजें अपनी स्थान पर रह जाते हैं और इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जनरली हम नेट क्वालिफाइड होते हैं, हमने पीएचडी भी कर डाला, हमने अच्छी खासी एकेडमिक्स बना लिया और इन सारे एकेडमिक्स को बनाने के बाद हम विश्वविद्यालय में अप्लाई करते हैं या किसी भी संस्थान में हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम वहां पहुंचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक जनरल से इंटरव्यू की अगर हम खांचा खींचें तो किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप किस प्रकार का माहौल फेस करते हैं, मैं आपको एक काल्पनिक माहौल बताता हूं जो कि अक्सर अगर आप किसी विश्वविद्यालय या किसी डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो जनरली 3 आपके सामने एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं वो आपके लिए एक्सपर्ट्स भेजे जाते हैं। अगर आप डिग्री कॉलेज में हैं तो जाहिर सी बात है वहां का एक प्रिंसिपल होता है और मैनेजमेंट हेड भी होता है और उस डिग्री कॉलेज जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध है वहां का एक एचओडी जनरली या एचओडी का एक नॉमिनेटेड एक रिप्रेजेंटेटिव आपके सब्जेक्ट का वहां पे होता है। जनरली ये मान लीजिए कि 7 से 8 लोगों का पैनल हो जाता है। ऐसा अक्सर विश्वविद्यालय में भी देखा गया, विश्वविद्यालय में भी 7 से 8 लोगों का पैनल होता है, लेकिन इंटरव्यू पूछने के लिए जनरली 3 लोग आपसे प्रश्न करते हैं। अब आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपके सामने जो पर्सन आपके विषय में बायोडाटा पढ़ता है, जनरली एक छोटे में कभी कभी लंबे में भी प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का कोई पर्सन वो डिटेल्स पढ़ता है। आपका नाम XYZ, आपने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन, इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन, ये चीजें आपकी डिवीजन है। आपने पीएचडी फला विश्वविद्यालय से फला टॉपिक पर की है, आप नेट क्वालिफाइड हैं इस विषय से और इस सत्र में आपने नेट किया है, आप JRF रहे हैं ना। उसके बाद अगर आपने पेपर पब्लिश किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू होती है आपका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि नॉर्मली नेट और पीएचडी तो कॉमन हो जाता है लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन से ही आपके प्रोफाइल में एक प्रकार से स्टार्स लगना शुरू होते हैं। वहां पढ़ते हैं कि आपने 8-10 विषयों को, जो जनरली 5 पेपर आपसे कहा जाता है या 10 पेपर आप मेंशन करते हो जो सबसे टॉप पेपर्स होते हैं, तो आपने ये पेपर्स पब्लिश किए हैं, इन टॉपिक पर पेपर्स पब्लिश किया गया है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे विषय से हटकर प्रश्न करें और आपके रेज्यूम पे ही चले जाएं। आपने पीएचडी किया है, फला विश्वविद्यालय से किया है, आपने पीएचडी में क्या टॉपिक लिया था, आपने जो हाइपोथेसिस बनाए थे वो कितने बनाए थे, आपने कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, बहुतायत बार पूछा जाता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या लिया है। अच्छा चलिए, निदर्शन आपने सैंपल किसको किया था, आपने डाटा कैसे लिया, आपने डाटा कलेक्शन की कौन सी विधियां अपनाई, आपने एस्पेसिस किया था, बहुत से अन्य बातें आपके रिसर्च, अगर रिसर्च पे फोकस कर जाते हैं तो। इसलिए पहला आपको मैं जो गाइडेंस दूंगा वो ये कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपनी पीएचडी थीसिस को अच्छे से देख कर जाइए। यानी पीएचडी थीसिस जो आपने पीएचडी किया है 5 वर्षों में, उसमें आपने क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या लिया है, सैंपलिंग आपने क्या किया था, सिनॉप्सिस में आपने किन बातों को रखा था, नल हाइपोथेसिस कौन से सेलेक्ट हुई थी, आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या लिया था, सारा डिटेल्स आपने डाटा कलेक्शन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कहां से लिया, क्या लिया, यानी पूरी कहानी आपके मन मस्तिष्क में कौन होनी चाहिए, पूरा रिसर्च आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। थीसिस को आप माइंड में बाउंड करके जाइए, क्योंकि मे भी आपसे थीसिस से प्रश्न कर सकता है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पेपर पब्लिकेशंस। अब आपने कितने पेपर पब्लिकेशंस कराए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे बहुत चीजें मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये टीचिंग नहीं, यहाँ पे अनुभव की शेयरिंग हो रही है। तो आपने पेपर पब्लिकेशन किया है, जनरली जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो 5 या 10 पेपर तक बेस्ट पेपर्स आपको लिखने को कहा जाता है। उनके टॉपिक्स मेंशन करिए जो आपको लगते हैं आपके बेस्ट पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया कि पेपर जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं तो हम कट कॉपी करके कहीं ना कहीं से उसे जल्दीबाजी में बना देते हैं और उसके बाद पब्लिश भी हो जाता है। अब यूजीसी रिफर्ड में ना सही तो अन्य कहीं पे हो जाता है, लेकिन यूजीसी रिफर्ड में पब्लिश होता है तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। लेकिन चलिए, आपने पेपर पब्लिश किया, स्टेट लेवल पे किया, यूजीसी नेशनल लेवल पे किया या यूजीसी रिफर्ड पे किया, आपने पेपर जो भी पब्लिश किया है उसको इस समय, भले ही आपने बनाते समय उसे कैसे लिखा था, किस तरीके से, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो गौण है, लेकिन इस समय जब आप इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आप अपने पेपर पब्लिकेशंस के सभी पेपर्स की जो मूल बातें हैं उनको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि पेपर्स पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपके जो पेपर पब्लिकेशन हुए हैं इन पेपर में आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं। फाइंडिंग्स को बहुत स्ट्रांगफुली, क्योंकि पॉजिटिव बातें को रखिएगा, नेगेटिव बातें नहीं बोलने का प्रयास करिएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है पीएचडी थीसिस पेपर पब्लिकेशन के बाद जो तीसरी बात है वो आपका विषय पे कमांड होना, सब्जेक्ट कमांड। अब सब्जेक्ट पर आपने अगर कमांड किया है, अब वो जरूरी है क्योंकि आप अपने अगर पीएचडी कर रहे हैं और आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है तो उस पर तो कमांड होगा ही, लेकिन सब्जेक्ट पे जितना अच्छा कमांड होता है सिलेक्शन के चांसेस उतना ज्यादा हो जाता है। ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। अब जनरली क्या होता है कि आज अगर मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन रखता हूं तो स्टूडेंट्स मेरे से एक ही बात कहते हैं, सर ऑप्शंस दे दीजिए। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं होता है। जब भी आप इंटरव्यू में होते हैं तो इंटरव्यूअर्स आपसे प्रश्न करते हैं और ऑप्शंस आपको नहीं देते हैं। सो यहां ऑप्शन की प्रथा नहीं होती और इसीलिए आप भले ही कई बार नेट हो, कई बार आपने बेहतर रूप से एकेडमिक्स भी किया है, लेकिन सबके बाद भी आपकी जो मीनार है वो ढह जाती है, क्योंकि आप उस वक्त याद नहीं रख पाते कि इस बात का उत्तर क्या होगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए। अब जितना अच्छी आपकी लर्निंग एबिलिटी होगी वो यहाँ पर काम देगी, क्योंकि लर्निंग एबिलिटी इग्नोर नहीं की जा सकती। अगर आपने चीजों को बेहतर रूप से याद किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे याद किया जाए। अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में, हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, तो डाटाज याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री में डेट्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशियोलॉजी में थिंकर्स को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात सही है। अगर हम ट्राइब्स पे पढ़ रहे हैं तो सारे ट्राइब्स के उनके रहने के स्थान को याद कर पाना ही मुश्किल है। अगर हम हिस्ट्री में डेट्स पढ़ रहे हैं तो सारे डेट्स को याद कर पाना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसमें काफी अप्रोच बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन पर्सन, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक हैबिचुअल आदत डालें कि डेली आप 100 क्वेश्चंस को, चाहे आप किसी भी स्तर का टीजीटी, पीजीटी, नेट, हायर, आईएएस, पीसीएस, पुराने किसी किताब को उठा लीजिए, ऑप्शंस के क्वेश्चंस हो, मार्केट से सप्लीमेंट ले आइए, जिसमें आप टारगेट कीजिए कि डेली 100 क्वेश्चंस को हमें लगाना है। अगर आप सोशियोलॉजी विषय के स्टूडेंट है तो सोशियोलॉजी पे 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। मतलब आपने सिलेबस को कितना गो थ्रू किया है, कितना ज्यादा डेप्थ से पढ़ा है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। आप पढ़ रहे हो अपनी जगह, लेकिन आप पेपर्स को लगाते चलिए। पेपर्स प्रैक्टिस बनाता है और इसमें लर्निंग बढ़ती है। जैसे आपने अगर 100 क्वेश्चन लगाया, 100 क्वेश्चंस का आंसर आपने देखा तो आपने 60-62 ठीक किया, 40 गलत किया। अब क्या है कि 100 क्वेश्चन जब आपने लगाया, 60-62 ठीक किया, 40 गलत किया, तो जो आप उसको मिलान करते हैं, क्वेश्चन लगाइए, तुरंत उसका आंसर देखते चलिए। यानी एक क्वेश्चन लगाया, तुरंत उसका आंसर देखा, आंसर आपने गलत बताया और उसमें कोई ऑप्शन दूसरा है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन लगाते हुए आंसर को देखते जाएंगे तो 100 क्वेश्चन में से आपको मैं सत्य बता दूं 70 से 80 क्वेश्चन आपके मेमोरी में रुक जाएंगे। अगर आप तुरंत 10 मिनट बाद फिर से पेपर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जहां आप 50-52 ठीक कर रहे थे वहां आप 70-72 ठीक कर ले गए, क्योंकि अभी अभी आपने उनको देखा था। अब इस प्रकार से
अगर उसी पेपर को आप दोबारा कल परसों में लगाएंगे तो वो 80-82 को पार कर जाएगा, यानी कि 85-90 तक पहुंच जाएगा। और 3 से 4 के बाद आप 100 में से 96-98 क्वेश्चन उस पेपर का जिसको पहली दफा लगाने पे आपने 50-52 ठीक किया था वो सही होने लगेगा। यानी आपने 40-42 क्वेश्चन उसमें लर्न कर लिए, वो पता भी नहीं चलेगा ना। आपको क्या करना है, आपने आज ये 100 क्वेश्चन लगाया, दूसरा पेपर कल फिर 100 क्वेश्चन का लगाया, और कल जो किया था उसको आज रिवीजन किया। जब रिवीजन करेंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है ये है, लगभग ये है, इसका आंसर ये था। आंसर और क्वेश्चन मैच करते करते आपने फटाक से जो क्वेश्चन पेपर को लगाने में कल 3 घंटा 2 घंटा लगाया था, आज उसमें मुश्किल से 45 मिनट, और कल फिर उसी पे लगाएंगे तो आधा घंटा, और 2-3 दिन बाद 12-13 मिनट में ही वो 100 क्वेश्चन होते चला जाएगा। अच्छा, इस प्रक्रिया से आप एक सप्ताह में 7 क्वेश्चन पेपर लगाते हैं और 7 को संडे को बैठ के रिवीजन करते हैं, तो 700-800 क्वेश्चन आपके मेमोरी में समराइज्ड हो गए। ये प्रक्रिया रिपीट करते रहिए जब तक कोई पेपर का 100 क्रॉस ना हो जाए, यानी 100 पे 100 ना हो जाए, 100 पे 100 ना हो जाए। और इस प्रकार से कड़ी मेहनत तो करना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी भी इंटरव्यू से पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, यानी चाहे किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे सिविल के इंटरव्यू जा रहे हैं, चाहे पीजीटी के इंटरव्यू जा रहे हैं, नेट के इंटरव्यू में जा रहे हैं, यानी जेआरएफ के लिए, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं भी हायर के लिए, तो किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस बना लीजिए। मैंने देखा बहुत से बच्चे उठाते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। रटने से चीजें याद नहीं होगा कि आपने 200 थिंकर्स की परिभाषाएं रट ली और ये बुक्स की लिस्ट रट ली, क्योंकि रटने पे वो चीजें याद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप उस वक्त मैच द फॉलोइंग टाइप के और मिलान तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो वो मेमोराइज होता चलेगा, और इस तरह से आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है, स्किल है, वो बढ़ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास लर्न मटेरियल्स हो जाएंगे। और वो लर्न मटेरियल से आप सामने जाएंगे तो जब इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न करेगा तो आपका माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, हाँ इससे संबंधित ये क्वेश्चन मैंने हल किया था, उस वक्त इसमें ये एनालिसिस दिखा था और इसका ये उत्तर हो सकता है। इस प्रकार से तीव्र गति से आपके लर्निंग स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं भूलना नहीं चाहूंगा, जो कि पहले ही बताना चाहिए था, वो है रिसर्च की कुछ चीजों को बहुत डेप्थ में बना लीजिए। रिसर्च को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। पीएचडी, अब पीएचडी आपने नहीं भी किया है, ठीक है, मान लीजिए आप नेट हैं और अप्लाई करते हैं, तो भी आपको रिसर्च का स्किल्ड अच्छा होना चाहिए। यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च की मीनिंग क्या होता है, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च में सैंपलिंग किसे कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी किसे कहते हैं, समझ रहे, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च क्या होता है, पॉजिटिविज्म रिसर्च क्या होता है, टूल्स ऑफ डाटा क्या है, शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है। इस तरह से अनंत क्वेश्चंस, लगभग इसकी भी अगर आप एक टैली बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस से तैयारी करना जरूरी है। यानी कि आपको एक एक चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी अगर आपसे कहीं से प्रश्न आ जाए कि शेड्यूल और क्वेश्चनर क्या होता है, तो एक लाइन में उसकी व्याख्या ना करके पूरी डेप्थ में बताने का प्रयास करिए, इस तरीके से कि इंटरव्यूअर खुद ही ठीक है ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन, यानी वो उसे लग जाए कि इनको इस बात पर कॉन्फिडेंस है, वो आपको पटकना चाहे और आप पटके ना चाहें, आप एक एक चीज को डेप्थ में बताना शुरू कर दीजिए, एक एक चीज को कॉन्फिडेंस से तैयारी करके जाइए। रिसर्च का एक अच्छा स्किल होना जरूरी चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आपने पीएचडी अगर किया है तो कितने स्किल के साथ किया है और रिसर्च पे आपने कितनी गहराई से पकड़ बना के रखी है। टीचिंग की एक एप्टीट्यूड यानी समझ का होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है जो कंडीशनल प्रश्न कर लेते हैं कि शिक्षक के दृष्टिकोण से ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और कई बार इसमें हम गलती जवाब दे जाते हैं, क्योंकि हम शिक्षक के दृष्टिकोण से उस वक्त ना बता करके एज ए स्टूडेंट के दृष्टिकोण से यानी छात्र के दृष्टिकोण से उत्तर दे रहे होते हैं। तो प्रयास ये करना होता है कि हमें शिक्षक के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और इस प्रकार से सोच को विकसित करना चाहिए कि एक शिक्षक को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखकर तैयारी करें, जिनको हम ध्यान में रखकर इंटरव्यू दें, तो जाहिर सी बात है कोई भी एग्जामिनेशन हमारा रुक नहीं सकता और इंटरव्यू क्लियर होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो आशा है मैंने जो भी आपको बताया वो लाइकेबल होगा, बढ़िया लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा और भविष्य में आपके लिए काम आएगा। मैं और भी बहुत से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी आपके लिए डालता रहूंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।